मैं 2015 से आर्म रेसलिंग में हूँ। पहले मैं ताइक्वांडो खेलती थी, उसके बाद खेलते खेलते ऐसे ही मेरे एक दिन दोस्त ने मुझे बोला कि तू बहुत अच्छे पुशअप्स मारती है और तुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। और मेरे को पता नहीं था ऐसे आर्म रेसलिंग कोई गेम होता है। तो मैं गई, मैं खेली और पहली बार मेरा सिल्वर मेडल आया। आर्म रेसलिंग ना जुनून बन जाता है। एक बार कोई आर्म रेसलिंग में पैर रखता है ना इस गेम में, तो उसके लिए ये जुनून बन जाता है। एक बहुत ही पुरानी और प्रसिद्ध धारणा लोगों के दिमाग में बनी हुई है कि पंजा लड़ाना तो लड़कों का खेल है और ज़्यादातर लड़कियां इससे दूर ही रहती थी। लेकिन आपने आमिर खान की मूवी दंगल का एक मशहूर डायलॉग तो सुना ही होगा, हमारी छोड़ियां छोड़ों से कम है के। तो बस छोड़ियां आ गई छोड़ों को टक्कर देने के लिए। अगर आज के समय की बात करें तो आज इस क्षेत्र में सारे उम्र की लड़कियां मौजूद है और वो इस क्षेत्र का हिस्सा बन रही है और ना सिर्फ हिस्सा बन रही है बल्कि देश का भी नाम रोशन कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अपर्णा झा। इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है पूजा बिष्ट और ये आर्म रेसलिंग के क्षेत्र में आज एक अच्छे मुकाम पर है। इन्होंने नेशनल लेवल पर 4 गोल्ड मेडल जीता है और साथ ही साथ हाल में हुए एशियन आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इनकी मेहनत और लगन को देखते हुए इन्हें आने वाले समय में फ्रांस में होने वाले वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप के लिए भी चुना गया है। पूजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली अप टू डेट न्यूज़ चैनल में। पूजा, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आखिर आर्म रेसलिंग का ख्याल आपके दिमाग में कब और कैसे आया? एक्चुअली थैंक यू सो मच पहले तो इंटरव्यू को कवर करने के लिए। दूसरा, अपर्णा, मैं 2015 से आर्म रेसलिंग में हूँ। पहले मैं ताइक्वांडो खेलती थी, उसके बाद खेलते खेलते ऐसे ही मेरे एक दिन दोस्त ने मुझे बोला कि तू बहुत अच्छे पुशअप्स मारती है और तुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। और मेरे को पता नहीं था ऐसे आर्म रेसलिंग कोई गेम होता है। तो मैं गई, मैं खेली और पहली बार मेरा सिल्वर मेडल आया। फिर मैं उस साल नेशनल गई, तो नेशनल्स में मेरा सिल्वर मेडल आया। फिर वो अंदर से ऐसे हुआ, यार मैं गोल्ड मेडल भी जीत सकती थी, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे बस वो किक मिल गई उस दिन के बाद से कि मेरे को जीतना है, मुझे गोल्ड मेडल लेकर ही आना है। फिर धीरे धीरे आर्म रेसलिंग ना जुनून बन जाता है। एक बार कोई आर्म रेसलिंग में पैर रखता है ना इस गेम में, तो उसके लिए ये जुनून बन जाता है। सुबह शाम हर समय सबको यही लगता है कि यार अब वर्कआउट करना है, ये नहीं किया तो नहीं अच्छा खेल पाएंगे। मतलब हर एक टाइम के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आप ग्रो करते हो ये आपके खून में ही आ जाता है। तो इसलिए मेरी जर्नी 2000 मतलब आपको बचपन से इसमें रुझान था? बचपन से नहीं था एक्चुअली। मैं कॉलेज में थी उस टाइम। स्कूल तक तो मैंने ताइक्वांडो खेला था, इवन कॉलेज में भी खेला था, हैंडबॉल भी खेलती थी मैं। लेकिन धीरे धीरे उसके बाद एक बार जाने के बाद से ऐसा हुआ कि ठीक है, आई हैव टू गो देयर। तो आपने कब सोचा कि इसे करियर में तब्दील करना है? आर्म रेसलिंग में सच बताऊँ आज भी मैंने करियर नहीं है, मेरा जुनून है, मेरा पैशन है ये। और करियर की बात करें तो मैं पढ़ाती हूँ, मैं जर्मन पढ़ाती हूँ बच्चों को। और आर्म रेसलिंग पैशन के लिए ही पैशन की तरह खेलती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर वो मेरा करियर होता तो शायद वो मैं उसको खेलते खेलते बोर भी हो सकती थी। बट वो मेरा पैशन है तो मैं कभी उससे बोर नहीं हो सकती हूँ। और दूसरा, करियर में मैं उसे नहीं एक्चुअली काउंट करती हूँ। तो टीचिंग लाइन में कब से हैं आप? टीचिंग में मैं हूँ सेम टू द कॉलेज से ही मैं पढ़ाती हूँ। पहले मैं हिस्ट्री पढ़ाती थी, सोशल स्टडीज़ हिस्ट्री पढ़ाती थी। फिर जब मैंने जर्मन अपना कंप्लीट किया देन आई स्टार्टेड टू टीच जर्मन पढ़ाना शुरू किया फिर मैंने बच्चों को। तो अब मैं तब से मैं जर्मन ही पढ़ाती हूँ। तो जैसा कि आपने बताया कि अभी साथ में आप एज अ पैशन इसे फॉलो कर रही हैं, तो आप किस तरीके से अपने डाइट और वर्कआउट को मैनेज करती है टीचिंग के साथ साथ?
एक्चुअली ये थोड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना, क्योंकि सुबह मैं क्लासेस लेती हूँ, उसके बाद मैं वर्कआउट करती हूँ। तो मतलब मैंने ऐसे टाइम बांधा हुआ है, जो वर्कआउट का टाइम है वो वर्कआउट का टाइम है, जो मेरे वर्किंग आवर है मैं उनको नहीं छेड़ती हूँ। वर्किंग आवर मेरे फिक्स रहते हैं, 2 to 7 में पढ़ाती हूँ और 7 to 8 तक मैं वर्कआउट करती हूँ, फिर डाइट वाइट लेके सो जाती हूँ। और ऐसे ही मॉर्निंग में होता है कि सुबह वर्कआउट के लिए जाती हूँ, रनिंग के लिए जाती हूँ। सुबह कितने बजे से? सुबह वैसे मैं उठ जाती हूँ 4 साढ़े 4 मैक्स टू मैक्स उठ जाती हूँ। उसके बाद 5-6 बजे से अपना वर्कआउट वगैरह स्टार्ट करती हूँ। फिर डाइट एक सबसे बड़ा पार्ट है हमारे लिए, आर्म रेसलर्स के लिए डाइट। अगर वर्कआउट कर भी लिया और डाइट नहीं ली तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो वही होता है कि पहले डाइट भी, टाइम टू टाइम डाइट भी फोकस करना पड़ता है, डाइट पर भी। तो अभी जो आपका लास्ट एशियन आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप था उसमें वेट कैटेगरी क्या थी? मेरा वेट कैटेगरी 63 था। वैसे उसमें 52, 55, 57, 63 ऐसे वेट कैटेगरीज थे। मैंने 63 वेट कैटेगरी में खेला था। अच्छा, और अभी आने वाले समय में जो वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप है उसमें मैं 57 केजीज़ में खेलूँगी, 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में खेलूँगी सीनियर वीमेन में। और 63 में मैं इसलिए नहीं खेलूँगी क्योंकि जब मैं 63 में खेली थी तब भी मेरा वेट 60 था। तो कहते हैं कि हमेशा 2 किलो वेट जब ऊपर होता है तो उसे डाउन करके आपको उस वेट कैटेगरी में खेलना चाहिए। मेरा ऑलरेडी डाउन था वेट, तो मैंने काफ़ी कोशिश करी इंक्रीज़ करने की, वो नहीं हुआ। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं वेट को डिक्रीज़ करके 57 में खेलूँ। तो उसके लिए क्या कुछ अलग से आप तैयारियां कर रही हैं? हाँ, उसके लिए मुझे कार्ब्स थोड़े कम करने पड़ेंगे, प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करना पड़ेगा। और अभी मैंने फ़िलहाल रात की मील छोड़ी हुई है, तो बस 2 मील लेती हूँ, मॉर्निंग में और आफ्टरनून में। करियर पर्सपेक्टिव से आपको क्या लगता है इस फील्ड में कितना स्कोप है महिलाओं के लिए? आर्म रेसलिंग में करियर ऐसा सच अभी बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि गेम एफिलेटेड नहीं है, बट स्टिल आप अभी भी गेम काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हो रहा है। हर कोई अपने लेवल पर गेम को प्रमोट कर रहा है। और पहले ऐसा होता था कि गेम को बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन आज के टाइम पे हर कोई आर्म रेसलिंग को जानता है एज अ गेम। तो करियर अभी पहले नहीं था, बट हाँ धीरे धीरे गेम भी ग्रो कर रहा है और प्लेयर्स भी ग्रो कर रहे हैं। एक नॉर्मल जिमिंग और एक आर्म रेसलर की जिमिंग में क्या अंतर है? दोनों में बहुत फ़र्क है एक्चुअली। जो नॉर्मल जिमिंग है उसमें एवरीडे बॉडी पार्ट होता है, लेकिन जो आर्म रेसलर का वर्कआउट होता है उसमें लाइक एक दिन अगर आपने लोअर बॉडी पार्ट किया है तो दूसरा दिन आपको अपर बॉडी पार्ट में आपको फोर आर्म अपना करना पड़ेगा। इसमें एक्चुअली क्या होता है, हम लोग को लगता है कि हम बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाते हैं तो ठीक है अच्छा खेल सकते हैं, हम स्ट्रॉन्ग हैं, बट नहीं, इसमें टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें होती है। फोर आर्म होता है, रिस्ट होती है, आपका फिंगर्स होती है, फिंगर पावर बहुत अलग होती है। इसमें बहुत सारे लोग राइस स्क्वीजिंग करते हैं, बहुत सारे लोग जो दरी होती है उसको निचोड़ते हैं क्योंकि उनको फिंगर स्ट्रॉन्ग करनी होती है अपनी। तो आर्म रेसलिंग के ऐसे नाना करके 25-30 एक्सरसाइजेज हैं जो अगर आप करते हो तो आपके फोर आर्म और आपके रिस्ट ये सब स्ट्रॉन्ग होती है। रोप क्लाइंबिंग इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्कआउट है, रोप क्लाइंबिंग करना, जो कि बहुत मुश्किल भी है, बट उसमें ये होता है कि सारा आपका फिंगर पावर और आपका सारा फोर आर्म का पावर लगता है। रेसलिंग में काफ़ी सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है, तो आपकी फेवरेट टेक्निक कौन सी है जो कि अक्सर आप ओपोनेंट के खिलाफ इस्तेमाल करती हैं? एक्चुअली फेवरेट तो मेरी हुक है, बट वैसे ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि हम हुक पे ही खेल सकते हैं, उस अपनी फेवरेट पे खेल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप टेबल पर जाकर आपका ओपोनेंट आपके अगेंस्ट क्या खेल रहा है, तो आपको देखना पड़ता है। मतलब इट्स ऑल अबाउट टेक्निक। आप एक्चुअली अपने ओपोनेंट के हिसाब से खेलते हो, तो ऐसा कुछ है नहीं। मैं कभी टॉप रोल भी खेल लेती हूँ, कभी हुक भी खेल लेती हूँ, कभी हुक से टॉप रोल पे भी आ जाती हूँ, कभी टॉप रोल से हुक पे भी आ जाती हूँ। तो जैसे कुछ लोग अगर इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो वो घर पे किस तरीके से इसकी तैयारी शुरू कर दें? क्या कुछ एक्सरसाइज उन्हें करना चाहिए? इनिशियली तो पुशअप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, चिनअप्स कर सकते हैं। रोप क्लाइंबिंग जैसा कि मैंने आपको बताया था सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर जो रोप क्लाइंबिंग करता है उसके लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। ईजी तो वैसे टेक्निक्स के हिसाब से ही होता है कि अगर टेक्निक आपको मतलब टेक्निकली आप स्ट्रॉन्ग हो तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हो आर्म रेसलिंग में। बाकी यही है, घर पे अगर करना है तो चिनअप्स, पुशअप्स, रोप क्लाइंबिंग, बस। और पिछला जो आपका मैच था उसमें आपको लगभग क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, आर्थिक तौर पर भी और ऐसे भी? फाइनेंशली तो रहता है प्रॉब्लम, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं होता गवर्नमेंट से भी। लास्ट मुझे कोई सपोर्ट नहीं था उस टाइम पर। दो गवर्नमेंट को पता भी नहीं था कि मैं इस लेवल पर खेलने जा रही हूँ,
तो स्पॉन्सर्स का भी प्रॉब्लम था, नो डाउट। बट उस टाइम पे मेरे पास जो सेविंग था, मुझे था कि मेरे को जाना चाहिए, और मैं अच्छा पीक पर थी उस टाइम पे खेल रही थी। तो आई वाज लाइक कि मुझे जाना चाहिए, और मैंने अपना सेविंग्स जितना भी था वो इन्वेस्ट किया और फिर मैं गई। तो लगभग एक मैच में कितना खर्चा हो जाता है? देखो, अगर मैं बात करूँ सिर्फ जाने की, जब मैं एशिया खेलने गई थी तो इट वाज अबाउट 80 to 90 के। बट वहाँ जाना ही सिर्फ नहीं जाना होता, उससे पहले हमें जो 2-3 महीने पहले हम जो वर्कआउट शुरू करते हैं, वो वर्कआउट के लिए जो हमारा सप्लीमेंट्स आता है, प्रोटीन्स आता है, वो भी बहुत मायने रखता है इन सब चीज़ों में। तो उसका भी अलग से हर महीने मतलब एक प्लेयर को 30 से 40 हज़ार के आसपास लग जाता है, डाइट, सप्लीमेंट्स, एवरीथिंग। जैसे कि आप भी जानते हैं कि दिल्ली में लगातार महिलाओं के खिलाफ जुर्म के वारदात बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में आप कुछ सेल्फ डिफेंस टेक्निक बताना चाहेंगी? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे को टाइकोंडो, मतलब मैं टाइकोंडो खेलती थी, मैं ब्लैक बेल्ट थी टाइकोंडो में। तो उसमें क्या होता था कि हमें मूव्स बताए जाते थे। तो बेसिकली मेरा कुछ भी ऐसे कभी प्रॉब्लम आता था तो मैं सीधा पंच मारती थी। तो मेरा फेवरेट मूव तो वही है। प्लस अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे घर के बाहर जाते समय मेरे साथ खुद एक प्रॉब्लम होने वाली थी, बट गॉड विलिंग मैं बच गई। 2 लोग आए थे बाइक पर, और वो आए और उन्होंने मुझे टक्कर मारी शोल्डर से, और उन्होंने सीधा वो फ़ोन, मतलब मैं ऐसे खड़ी थी, फ़ोन खींचा। बट मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी कि मैं अपना फ़ोन ही नहीं छोड़ूंगी। सो मैंने अपने फिंगर से उस फ़ोन को दबा लिया। वो मुझे थोड़ा आगे तक घसीट कर भी लेकर गए बाइक से, बट उनको लगा कि नहीं छोड़ेगी फ़ोन, तो छोड़ दिया उन्होंने और वो चले गए। थोड़ा सा बाइक उनकी मूव हुई वहाँ से। तो मैं वही बताना चाहती हूँ कि एक्सरसाइज करने से सिर्फ मतलब आप गेम खेल रहे हो, सिर्फ इसके लिए वर्कआउट नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, और लड़कियों को तो एक्चुअली करना चाहिए, क्योंकि घर से बाहर निकलने के बाद सिर्फ आप अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हो। उसके अलावा कोई, ना ही पुलिस कर सकती है आपकी प्रोटेक्शन, ना ही, सिर्फ आप खुद अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हो। तो सेल्फ़ डिफेंस लड़कियों को आना चाहिए, वर्कआउट लड़कियों को करना चाहिए मेरे हिसाब से, और आर्म रेसलिंग भी करना चाहिए। अगर मैंने आर्म रेसलिंग नहीं करी होती तो शायद मेरा फ़ोन नहीं होता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी फिंगर पावर थी तो शायद मैं अपना फ़ोन रोक पाई। तो सभी लड़कियों को वर्कआउट करना चाहिए। पूजा, जैसा कि अभी आपने बताया कि एशियन आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप जो कि मलेशिया में हुआ था, तो फिर उस दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ, जैसे कि 80 से 90 हज़ार के लगभग। तो अभी आने वाले समय में जो 3 महीने बाद आपका वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, तो उसमें क्या कुछ होने वाला है? कितने खर्च लगभग आपने सोच के रखा है? एक्चुअली उसमें 1.5 लाख तक रहेगा, प्लस इन टोटल अगर देखा जाए तो 2 लाख, क्योंकि मेरे को अपना वर्कआउट वगैरह करना है, सब कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह ये सब चीज़ें हैं। तो 2 लाख के करीब रहेगा। अभी मैंने ऐसा कुछ सच बताऊं तो नहीं सोचा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से मुझे दिल्ली गवर्नमेंट से हेल्प मिलनी चाहिए, और मिल भी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो मतलब अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली मैं भी दिल्ली गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मेरे को हेल्प करे इस चीज़ में, ताकि मैं इंडिया का नाम रोशन करूँ, साथ ही साथ दिल्ली गवर्नमेंट का भी नाम रोशन करूँ। तो दूसरा ये भी एक प्रॉब्लम है कि गेम एफिलेटेड नहीं है, तो प्लेयर्स को सपोर्ट बहुत मुश्किलों से मिल पाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि स्पॉन्सर्स होते हैं, कुछ अलग अलग ब्रांड्स के स्पॉन्सर्स होते हैं, तो वो प्लेयर को मतलब स्पॉन्सर करते हैं। तो वो स्पॉन्सर्ड प्लेयर होता है जो जाता है खेलने के लिए। तो कहीं ना कहीं स्पॉन्सर्स भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। पूजा जी, आपके कोच का क्या नाम है और उनका आपके गेम और आपके लाइफ में क्या रोल है? कोच, एक्चुअली मेरे कोच का नाम है अरविंदर पाल सिंह। वो लायंस एम्पायर के प्रेसिडेंट हैं। सो बेसिकली वो एवरी संडे हम लोग को लायंस एम्पायर क्लब में प्रैक्टिस करवाते हैं, और उनका बहुत बड़ा हाथ है हम सब के ऊपर, क्योंकि वो हमें जितना मोटिवेट करते हैं, मतलब शायद हम एक पल को सोच लेते हैं कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन वो हमें हर बार यही चीज़ बोलते हैं कि कैसे नहीं होगा, करना पड़ेगा। मतलब उनकी डांट में भी ना कहीं ना कहीं वो तरक्की छुपी होती है। तो हाँ, मेरे कोच का बहुत बड़ा हाथ है मेरी जीत पे और मेरी गेम पर भी, क्योंकि 2018 से पहले मैं बहुत अच्छी प्लेयर थी, बट बहुत अच्छी प्लेयर नहीं थी। 2018 के बाद ही शायद मुझे आर्म रेसलिंग में कोई जानता है तो सिर्फ मेरे कोच की वजह से, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा ट्रेन करवाया, और मेरा पहली बार 2 गोल्ड मेरे 2018 चैम्पियनशिप में ही आए थे। तो उस टाइम पे उन्होंने बहुत हार्डवर्क करवाया था, और उस सर पे खड़े होकर उन्होंने हम लोग को वर्कआउट करवाया था। सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरी टीम को, लायंस एम्पायर की पूरी टीम को वो वर्कआउट करवाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस क्षेत्र में शुरू से ही लड़कों का दबदबा रहा है, तो ऐसे में एज अ फीमेल आपको शुरुआती दौर में क्या कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े?
ऐसा नहीं लगता मुझे कि इसमें सिर्फ लड़कों का ही दबदबा है, क्योंकि लड़कियां भी compete करती हैं, बस हाँ कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ जाता है तो स्ट्रेंथ का फ़र्क पड़ जाता है। सो मुझे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम तो नहीं आया था ज़्यादा, लेकिन हाँ धीरे धीरे चीज़ों को समझने में मुझे टाइम लगा था। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरे कोच ने काफ़ी हेल्प किया, और मैंने आज तक जब भी अपने क्लब में प्रैक्टिस की है तो मैं सिर्फ लड़कों के साथ ही पंजा लड़ाती हूँ। मैं प्रैक्टिस में कभी भी किसी लड़की के साथ पंजा नहीं लड़ाती हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर भी काफ़ी सपोर्ट मिला था अपने टीममेट्स का, कि सबके साथ मुझे इजीली पंजा लड़ाने को मिल जाता था। पूजा बिष्ट से बात करके पता चला कि हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अगर कमी किसी चीज़ की है तो वो है प्रतिभा को तराशने की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक पाने के लिए सिर्फ एक खिलाड़ी की योग्यता ही काम नहीं आती, बल्कि उसके पीछे कई अन्य कारक भी होते हैं, जिसके लिए आर्थिक तौर पर सहायता की विशेष ज़रूरत है। जैसा कि अभी पूजा बिष्ट ने बताया कि उनका जो पहले का मैच था उसमें उन्हें लगभग 80,000 से लेकर 90,000 तक का खर्च हुआ, और ऐसे में उनकी सारी सेविंग भी ख़त्म हो गई। तो आने वाले समय में जो 3 महीने बाद उनकी वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप है उसमें भी काफ़ी खर्च आने वाले हैं। साथ ही साथ हम दिल्ली सरकार से कहना चाहते हैं कि वो पूजा की मदद करे, ताकि आने वाले समय में जो वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत को रिप्रेजेंट करेंगी उनमें वो सही तरीके से कर पाए। और साथ ही साथ अगर कोई स्पॉन्सर्स हैं जो पूजा की मदद करना चाहते हैं तो वो उनसे ज़रूर जुड़े, और ऐसे ही खबरों को देखते रहने के लिए और अप टू डेट रहने के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।